नरेंद्र मोदी जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम और पहचान बन गए हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्मे नरेंद्र मोदी आज दुनिया के बड़े बड़े राजनेताओं के बीच खुद को स्थापित कर चुके हैं। आगे ये सब कैसे, कब और कहां से शुरू हुआ, नरेंद्र मोदी के इस पूरे सफर को आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, जिसमें कई किस्से और जानकारियां बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साल 1958 दिवाली का दिन वकील साहब के नाम से मशहूर आरएसएस प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार गुजरात के बड़नगर में संघ के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहाँ वकील साहब ने नए बाल स्वयंसेवकों को शपथ दिलाई और संबोधित किया। इनमें 8 साल के नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। ईमानदार की बातों से नरेंद्र काफी प्रभावित हुए और उनसे अलग से मिलने पहुंच गए। यहीं से उनके मन में हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के बीज पड़े। 1970 के दशक में अहमदाबाद के संघ कार्यालय डॉक्टर हेडगेवार भवन में रहने लगे। मोदी पहले नियमित स्वयंसेवक बने, फिर प्रचारक और उसके बाद बीजेपी नेता। आइए आपको ईयर वाइज बताते हैं मोदी किस ईयर में क्या बने। 1971 पूर्णकालिक संघ प्रचारक, 1978 विभाग प्रचारक, बाद में संभाग प्रचारक, 1981 गुजरात प्रांत प्रचारक, 1986 बीजेपी में बतौर संगठन महामंत्री मोदी तैनात किए गए। मोदी को अयोध्या और कश्मीर यात्राओं ने दिलाई पहचान। 1980 के दशक में संघ और विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन पर फोकस बढ़ाया। सितंबर 1990 में बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। गुजरात में इस यात्रा की जिम्मेदारी मोदी को मिली। सीनियर जर्नलिस्ट अजय सिंह अपनी किताब द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी में लिखते हैं, आडवाणी की रथ यात्रा की हर एक छोटी बड़ी बात मोदी की नजर में थी। रथ यात्रा के रूट, परेशानियां और व्यवस्थाओं के बारे में भी मोदी को पूरी जानकारी थी। 1991 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से श्रीनगर तक एकता यात्रा की कोऑर्डिनेशन और रूट की जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी को सौंपी गई। 24 जनवरी 1992 को श्रीनगर में आतंकियों को ललकारते हुए मोदी ने कहा, आतंकवादी कान खोलकर सुन लें, गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं लाल चौक। तुम्हारे पास जितनी गोलियां हैं AK-47 भर कर रख लेना। 26 जनवरी को फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रहकर बनाया गुजरात का रास्ता। 1995 से 1997 तक गुजरात की राजनीति में उठापटक जारी थी। इस बीच दिल्ली में रह रहे मोदी अक्सर संघ के मुख्यालय केशव कुंज में ही देखे जाते थे। जब बीजेपी आला कमान ने गुजरात में केशु भाई पटेल को सीएम पद से हटाने का फैसला किया तो मोदी के संघ से रिश्ते काम आए। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने बिना कोई चुनाव लड़े गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मोदी ऐसे समय में गुजरात के सीएम बने जब राज्य के बीजेपी नेताओं को वो मंजूर नहीं थे। संघ और पार्टी आला कमान के सपोर्ट से मोदी पहले ऐसे पूर्णकालिक प्रचारक हुए जो मुख्यमंत्री बने। इलेक्टोरल जर्नी के शुरुआती 10 महीने छोड़ दें तो मोदी ने हर विधानसभा चुनाव मणिपुर सीट से लड़ा, जहां वो पहली बार प्रचारक बनने के बाद गए थे। नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट के लिए आरएसएस के पैमानों पर खरे उतरे। सन 2000 में के.एस. सुदर्शन के सर संचालक बनने के बाद संघ और बीजेपी के बीच भरोसे की कमी दिखी। दरअसल वाजपेयी खुद को एक उदारवादी नेता के तौर पर पेश करते थे जो कहीं न कहीं संघ को नागवार था। सीनियर जर्नलिस्ट भवदीप कांग के मुताबिक 2014 लोकसभा चुनाव के लिए संघ को एक हिंदूवादी नेता चाहिए था जो सहयोगियों के लिए अपने एजेंडे को नरम ना करे। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत की नजर गुजरात के ओबीसी मुख्यमंत्री पर पड़ी। नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 चुनावी जीत और शासन का बेजोड़ रिकॉर्ड बनाया था। वो कार्यकर्ताओं के बीच पॉपुलर और अर्थशास्त्रियों के पसंदीदा थे, फिर भी वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध। 7 फरवरी 2013 को प्रयागराज कुंभ के दौरान विश्व हिंदू परिषद यानी BHP ने धर्म संसद का आयोजन किया। इसमें हजारों साधु संत और धार्मिक नामचीनों ने शिरकत की। आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत और BHP के अध्यक्ष अशोक सिंघल भी पहुंचे। धर्म संसद में मौजूद जगत गुरु वासुदेवाचार्य बताते हैं, धर्म संसद में मैंने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का प्रस्ताव रखा। साधु संतों ने चिमटा बजाकर मोदी का समर्थन किया, नारे लगाए। मोहन भागवत ने भी सहमति जताई। आइए जानते हैं मोदी की उम्मीदवारी से नाराज नेताओं को आरएसएस ने कैसे मनाया। 9 जून 2013 को गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आखिरी दिन था। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा, मैंने फैसला किया है कि केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल कैंपेन कमेटी बनाई जाएगी। मैं नरेंद्र मोदी को उस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित करता हूं। इसी दिन बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 616 शब्दों का ब्लॉग लिखा।
जिसमें सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह का जिक्र किया। अगले ही दिन उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आडवाणी को मनाने सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार और अब्बास नकवी उनके घर पहुंचे। राजनाथ ने कहा, मैं ये इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकता। 11 जून को आरएसएस चीफ मोहन भागवत और आडवाणी की फोन पर बात हुई। इसके बाद आडवाणी ने इस्तीफा वापस ले लिया। 20 जून को दिल्ली में आडवाणी संघ प्रमुख भागवत से मिलने पहुंचे। 1 घंटे की बातचीत में आडवाणी को स्पष्ट कर दिया गया कि मोदी ही बीजेपी के पीएम कैंडिडेट होंगे। इस तरह 2014 लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया और बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला, जिसके बाद देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण ली।